हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। सीटेट सेकेंड पेपर में अगर आपका सब्जेक्ट SST है तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। NCERT का पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास आपकी NCERT ज्योग्राफी की 5वीं क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का टॉपिक है, देखिए, अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको मिलेंगे। 60 नंबर आपके SST से आते हैं। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, क्लास 6, 7, 8 की सारी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। एग्जाम तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि जो आपका NCERT पोर्शन होता है 40 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर आपके पेडागोजी वाले होते हैं, 40 नंबर यहाँ से आपके होते हैं। तो सभी NCERT की सारी बुकें मैं यहाँ पर 6, 7, 8 की कंप्लीट करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। देखिए, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। पृथ्वी पर भूमि, जल, हवा, मानव के जीवित रहने के लिए सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका PDF भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद PDF एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। जिस पर हम लोग रहते हैं वो ठोस भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की तो एक ठोस भाग, ठोस परत हो गई जिस पर हम लोग रहते हैं। एक गैस की परतें हो गई जिसको वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपका भूमंडल हो गया, एक वायुमंडल हो गया और एक जलमंडल हो गया। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं पृथ्वी के पर्यावरण में। तो एक आपका भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा का एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं यहाँ पर। ग्रीक भाषा में इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे आपका लिथॉस है, लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। याद रखिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। आगे बढ़ेंगे। भूमंडल एक एक करके हम पढ़ेंगे। भूमंडल, फिर वायुमंडल को, फिर जलमंडल को। तो भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसन के नाम से जाना जाता है, बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पृथ्वी की जो सतह होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपके बड़े स्थलीय भूभाग, स्थल वाले जो बड़े भूभाग हो गए उसको महाद्वीप कहते हैं, और जो बड़े जलाशय वाले भाग होते हैं उसको महासागरीय बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? आगे मैं आपको मानचित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, विश्व का मानचित्र है ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन है आपका, ये महासागर को दर्शाता है, मतलब ये जल को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हिंद महासागर हो गया आपका, और ये यहाँ पर आपका देखिए प्रशांत महासागर हो गया। तो ये सारा जल आपस में मिला हुआ होता है। जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी जो विश्व के सभी महासागर जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो सभी महासागर हैं कहीं ना कहीं से एक दूसरे से ये जुड़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल से मापा जाता है। यहाँ पर देखिए, समुद्री जल के तल की बात की जा रही है। समुद्री जल का जो तल होता है ये सभी जगह समान होता है। तो स्थल की जो ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल से ही मापी जाती है, मतलब समुद्र के नीचे वाले तल से, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा जो भाग है, मतलब गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त आपका कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? ये देखिए 8,848। जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। समुद्र तल में 0 माना जाता है। उसके ऊपर वाली ऊंचाई और उसके नीचे वाली गहराई समुद्र तल से ही मापी जाती है।
यहाँ पर देखिए कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो यहाँ पर देखिए अगर पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा हैं, सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगर महिला में बात करें तो बछेंद्री पाल थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये भारत की हम बात कर रहे हैं। अगर विश्व की बात करें तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे पुरुषों में, और महिलाओं में कौन थी? जापान की जुंको तोबेई। नेक्स्ट देखिए महाद्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई सारे महाद्वीप आपको पढ़ने को मिलेंगे। 7 महाद्वीप होते हैं प्रमुख। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे। एक एक करके हम नीचे इनको पढ़ते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। जब आप लोग खुद की नोट्स से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसे बिल्कुल मत पढ़ा करिए कि कोई आपको बनी बनाए नोट्स दे दे, उससे आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। खुद की नोट्स बनाइए, टाइम अभी है आपके पास, आराम से नोट्स बनाइए और उसी को तैयार करिए। अपनी जो नोट्स बनाएंगे वही एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी। ये विस्तृत जलराशि, यहाँ से शुरू करते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये देखिए आपके 7 महाद्वीप होते हैं। यहाँ पर सारों का उल्लेख किया हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चित्र 5 देखिए, ये है आपका विश्व का पूरा मानचित्र है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्थल का ज़्यादातर भाग, मतलब देखिए ये आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्थल वाला भाग है और ब्लू वाला जो है वो आपका समुद्र वाला भाग है। ये सारा आपका स्थल वाला भाग है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए अच्छे से तो स्थल का ज़्यादातर भाग आपका कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिणी गोलार्ध में, ये देखिए ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। अगर आपके पास कोई मानचित्र हो तो अपने सामने रख के पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये पूरी स्क्रीन में ठीक से नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है स्थल का, और कम भाग थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। आगे देखते हैं एशिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरेशिया का मतलब क्या हुआ आपका? यूरोप प्लस एशिया। देखिए मानचित्र में मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका एशिया महाद्वीप है और इधर आपका यूरोप है। तो यहाँ से ये यूरोप से यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है। ये देखिए आपकी होती है कर्क रेखा, ये यूरोप से होकर एशिया से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो एशिया से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। यूरोप से यह यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है। साथ ही अगर यूरोप और एशिया दोनों को संयुक्त भाग ले लें तो इसको कहा जाता है यूरेशिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट महाद्वीप है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तो इसकी स्थिति का पता लगाइए। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया है कि एशिया के बगल में ही आपका यूरोप है। आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इनका देखिए क्रम भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा? एशिया। एशिया के बाद हो जाएगा आपका अफ्रीका। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अगर इनका क्रम भी पूछ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि एशिया के बाद अफ्रीका। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगी। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऊपर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये देखिए कर्क रेखा इससे गुजर रही है, ये देखिए मकर रेखा इससे गुजर रही है, और ये देखिए विषुवत वृत्त गुजर रहा है। तो ये तीनों ही रेखाएं इससे गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है।
आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। यह कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किस भागों से होकर गुजरते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा महाद्वीप भी आ गया आपका। पहला था एशिया, दूसरा था आपका अफ्रीका और तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका। इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो विश्व का मानचित्र है, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। इधर वाला भाग उत्तर है और नीचे वाला भाग आपका दक्षिण है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका है ये दक्षिणी अमेरिका से एक पतले संकरे जल भाग से जुड़ा है। इसको क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, उत्तरी अमेरिका हो गया और दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये जो यहाँ से ये दक्षिणी अमेरिका से जहाँ से जुड़ा है इसी को स्थल संधि कहते हैं। यहीं पर क्या है? आपकी पनामा जल संधि। आगे देखते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जल संधि। जल संधि होती क्या है? पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में कौन कौन से 2 सागर स्थित हैं? तो यहाँ पर देखिए ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। इसके पूर्व और पश्चिम में पूछ रहा है। तो एक साइड देखिए अटलांटिक महासागर है और एक साइड प्रशांत महासागर है। ये देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका के देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। ये देखिए यहाँ पर मानचित्र में भी देख लीजिए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये देखिए ये पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। मैं दिखाती हूँ आपको कलर चेंज करके। ये देखिए ये है आपकी पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पर पूरे में फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। देखिए तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान हैं यहाँ जिनके नाम है मैत्री और भारती। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि भारत के कौन से शोध संस्थान अंटार्कटिका में स्थित हैं, तो उनका नाम है मैत्री और भारती, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आ जाता है जलमंडल। भूमंडल आपका कंप्लीट हो गया। कितने सारे आपके महाद्वीप थे सभी आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि जल के कारण, क्योंकि जल नीला ही होता है और जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जल है और कितने प्रतिशत आपका स्थल है? तो केवल 29%। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियों, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और वह इतना अधिक खारा होता है कि पीने योग्य नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये दिखाया भी गया है चित्र के माध्यम से कि पूरा ये मान लीजिए ब्लू वाला जो है ये महासागर है। पूरा मान लीजिए आपका ये जल है जिसमें ब्लू वाला आपका महासागर है। बाकी जो रेड है ये अलावण जल है, मतलब ये पीने योग्य है, ये यूज़ करने योग्य है, 2.5% है। बाकी ये जो जल है महासागर का ये बहुत ही खारा है। आगे बढ़ेंगे। आपने देखिए अभी जो ऊपर उपमहाद्वीप पढ़े थे उसी का यहाँ पर फिर से एक बार ऐसे निरूपण किया गया है कि आपका सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बगल में छोटा सा यूरोप महाद्वीप, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये देखिए जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सबसे दक्षिण में आपका कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पर देखिए इस चित्र के माध्यम से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। इनमें देखिए जो बॉक्स बने हुए हैं इन्हीं को काउंट करिए और उसी के हिसाब से उनको लगाइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो अगर देखिए एशिया के बॉक्स को काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिख भी रहा है इसमें। जब आप काउंट करेंगे तो भी आपका सबसे बड़ा एशिया आएगा, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ही इनको गिनकर सेट कर लीजिएगा। खुद से करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। महासागरों में देखिए जो जल पाया जाता है वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है।
शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब देखिए 73% जल तो पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है जो लवणीय जल है, जिसमें बहुत ज़्यादा खारापन है जो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टार्ट होता है महासागर। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होती हैं। कौन कौन सी? तरंगें, ज्वार भाटाएं और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। अब देखिए महाद्वीप तो 7 थे, मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 महासागर होते हैं। यहाँ पर इन्हें सेट किया गया है। सबसे बड़ा महासागर जो होता है आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर आपका दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा होता है आपका आर्कटिक महासागर। क्रम के अनुसार इन्हें सेट किया गया है, बड़े से छोटे के क्रम में। आगे एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखिए प्रशांत महासागर जो होता है सबसे बड़ा महासागर होता है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है वो आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर जो होता है लगभग वृत्ताकार होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। आगे बढ़ेंगे। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जैसे ऊपर मैंने आपको क्रम भी बता ही दिया है, तो अटलांटिक दूसरा देखिए सबसे बड़ा है। यह अंग्रेजी भाषा में यस अक्षर के आकार का होता है। इंपॉर्टेंट है देखिए कि किस अक्षर के आकार का होता है अटलांटिक महासागर, तो यस अक्षर के आकार का होता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित और तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तंदुरित तटरेखा का मतलब हो गया आपका कटी फटी। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, जगह जगह पर कटी फटी, एकदम समान रूप से नहीं है, तंदुरित है मतलब जगह जगह पर ये देखिए ऐसे कटी फटी है। तो ये हो गया आपका तंदुरित रेखा का मतलब। व्यापार की दृष्टि से जो होता है देखिए सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर आपका अटलांटिक महासागर ही है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यहाँ पर देखिए आकार भी सबका बताया हुआ है। प्रशांत महासागर जो है आपका यह वृत्ताकार था। अटलांटिक महासागर यस अक्षर के आकार था और हिंद महासागर आपका त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका से उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए बेरिंग जल संधि भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहीं पर आपकी बेरिंग जल संधि होती है। नेक्स्ट देखिए स्टार्ट हो जाता है आपका वायुमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया भी हुआ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर हो जाएगा आपका बहिर्मंडल। ये देखिए 5 मंडल यहाँ पर दिखाए हुए हैं। वायुमंडल जो होता है मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए सभी को पता है और नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक होती है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही तो पौधे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का जो घनत्व होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है, अगर एग्जाम में आए पूछ ले तो आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक होता है समुद्री तल पर। यहाँ पर देखिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। क्या घटता जाता है? घनत्व। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहाड़ों पर पर्वतारोही के चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। तो यहाँ पर देखिए घनत्व में कमी के कारण होती है। याद रखिएगा, कमी जरूर याद रखिएगा कि घनत्व में कमी के कारण होती है। और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है वायुमंडल में? तो समुद्र तल पर होता है। आगे है देखिए इसी में, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उनके अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पर्वतों पर चढ़ने पर पर्वतारोही को जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसी के बारे में बताया गया है कि क्यों होता है ऐसा। ये आपको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल क्या हो गया? जहाँ हम आप रहते हैं, जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, बड़े बड़े स्तनधारी, मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जहाँ पर जीवित रहती हैं। आगे है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। जो तीन परिमंडल मैंने अभी आपको पढ़ाया, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों ही जो मंडल होते हैं ये पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से ये प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। यद्यपि उद्योगों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उतनी ही ज़्यादा पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी। इसी को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो इसी को कहा जाता है भूमंडलीय तापन। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जो होता है ये वायु का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन देखिए इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो रही है। बहुत सारे देखिए वनों को काट दिया जा रहा है। पेड़ों को ही आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वही भोजन बनाने में इसकी पूरी करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, लेकिन इसकी खपत उतनी नहीं हो रही है। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा वो उतना ही पृथ्वी के लिए हानिकारक होगा। इसी को कहा जाता है भूमंडलीय तापन। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।